नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी लर्नर्स को वेरी वार्म वेलकम। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के सभी लर्नर्स को वेरी वेरी वार्म वेलकम। बात कर रहे हैं न्यू गाइडलाइंस या रिवाइज गाइडलाइंस। ये एक हमने आपके लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाया है, लगभग 20 पेज का डॉक्यूमेंट में है, जिसके पहले 18 पेज प्रोजेक्ट वर्क पे हैं और अगले 2 पेज जो हैं वो असाइनमेंट पे हैं। यह जो डॉक्यूमेंट है यह आपको अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सभी रीजनल सेंटर्स को भेज दिया गया है और सब रीजनल सेंटर्स ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो जो ये रिवाइज गाइडलाइंस हैं या न्यू गाइडलाइंस, दोनों ही नाम हम यूज कर रहे हैं, एक ही बात है। यह ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क जो आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल है और जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं उसके ऊपर आधारित है। यानी आपको अपनी ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क मैनुअल को तो देखना ही है। ऐसा नहीं है कि केवल ये 20 पेज का डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे तो हम प्रोजेक्ट वर्क कर पाएंगे, नहीं। अपनी जो प्रोजेक्ट वर्क की आपके पास मैनुअल आई है उसको देखना है और आपको वो मैनुअल अपने स्टडी मटेरियल के साथ आ गई होगी। और अगर स्टडी मटेरियल से अभी तक नहीं भी मिली है तो ई ज्ञान कोश की जो लास्ट में आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये हमारे सॉफ्ट कॉपी का लिंक है। ई ज्ञान कोश पे अगर आप देखेंगे तो आपको बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का हमारा कोर्स मटेरियल मिलेगा, तो वहां पर से भी आप अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल देख सकते हैं। तो DEC 4 की प्रोजेक्ट मैनुअल को पढ़ना और समझना जरूरी है, तभी आप ये जो 20 पेज का जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है हर रीजनल सेंटर पे या अपनी भी इग्नू की वेबसाइट पे, तभी आप ये बात को समझ पाएंगे। तो ये दोनों चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अब प्रोजेक्ट वर्क जो शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है, क्या क्या चरण है या कैसे करें। तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, रीसबमिट जो केस हैं वो तो जानते हैं क्या करना है, परंतु मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूं। सबसे पहला काम है कि जो आपका कोर्स 1 है, DEC 1, इसको भली भांति पढ़ना है। इसके पढ़े बिना प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा, क्योंकि इसी में हमने बताया है बच्चों का विकास किस प्रकार होता है और बच्चों के लिए उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्ले एक्टिविटीज हैं। So reading DEC 1 is necessary for being able to understand what is it that you have to do in the project work. I will try to be bilingual, but because the slides are in English, I am going to speak mainly in Hindi. So try to bear with me on this, क्योंकि हिंदी पॉपुलेशन के लिए हिंदी स्लाइड्स नहीं है, इसलिए बोलूंगी मैं हिंदी में और स्लाइड्स आपके लिए इंग्लिश में है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप आपको जो करना है, आपको DEC 4 प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़नी है। थर्ड स्टेप है ये जो रिवाइज गाइडलाइंस, न्यू रिवाइज गाइडलाइंस जो है, यह आपको पढ़नी है, जो आपके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। फोर्थ स्टेप है कि आपको एक गाइड आइडेंटिफाई करना है। प्रोजेक्ट वर्क जो है गाइड के बिना पूरा नहीं हो सकता। गाइड को प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने से पहले ढूंढना या उस गाइड को एक अपने लिए निर्धारित करना, यह बहुत जरूरी है। गाइड के बिना अगर आप काम शुरू कर देंगे और आधा काम करने के बाद अगर गाइड को ढूंढेंगे तो हो सकता है जब आप उनको अपना काम दिखाएं वो कहेंगे तो उचित नहीं है और आपको सारा काम दोबारा ही करना पड़े। इसलिए आइडेंटिफाई द गाइड बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क एंड डेली इंटरेक्शन। डेली का मतलब लिटरली ये नहीं है कि हर रोज ही आपको उनसे मिलना पड़ेगा, परंतु रेगुलर बेसिस पे आपको उनके साथ इन टच में रहना होगा, चाहे फिजिकली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे फोन पे। तो ये जरूरी है। अब यह समझें कि गाइड कौन हो सकता है। देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था ओरिजिनल स्कूल बंद होने से पहले, इसमें क्या था कि आपको एक नर्सरी स्कूल में जाके बच्चों के साथ काम करना था। आप लोगों ने अपनी मैनुअल पढ़ी होगी और आप जानते हैं प्रोजेक्ट वर्क में एसेंशियली आपको काम करना था फॉर 30 वर्किंग डेज इन अ नर्सरी स्कूल। तो जब वो सिचुएशन थी तो जो नर्सरी स्कूल टीचर थी आपकी, वो गाइड हो जाती। परंतु अभी तो सिचुएशन वो नहीं है कि आप स्कूल में जाएं। हो सकता है आपको पता हो आपके आसपास कोई नर्सरी स्कूल, और हो सकता, खासकर जो रीसबमिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तो ऑलरेडी गाइड हैं, वो उन्हीं गाइड को दोबारा ले सकते हैं। पर जो नए कर रहे हैं, अगर आपको अपने आसपास कोई नर्सरी स्कूल पता है तो वहां पे, और आप वहां पे के टीचर्स को जानते हैं, तो ऐसी टीचर्स को ढूंढने की कोशिश करें। और यही गाइडलाइंस हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताई हैं। ये नीचे दिए गए जितने भी सब बुलेट पॉइंट्स में जो हमने क्वालिफिकेशंस या जो एक्सपीरियंस लिखा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपका गाइड हो सकता है। सो एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स और टीचर्स कैन बी द गाइड, चाहे वो प्रेजेंटली सर्विस में हैं या रिटायर्ड भी हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल या टीचर जिसने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट में की हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसने मास्टर्स डिग्री होम साइंस की किसी भी फील्ड में की हो या बैचलर्स डिग्री होम साइंस की किसी भी फील्ड में की हो,
और साथ ही उसने लगभग 15 दिन का कोई सेमिनार अटेंड किया हो प्री स्कूल एजुकेशन पे, और अगर सेमिनार नहीं अटेंड किया हो तो प्री स्कूल बच्चों के साथ काम करने का उनको अनुभव हो, और लिखा है यहाँ पे हमने। ठीक, तो या तो मास्टर्स डिग्री अगर होम साइंस की किसी और फील्ड में है चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा, या बैचलर्स डिग्री है होम साइंस में, तो 15 दिन का उनका कोई एक्सपीरियंस हो प्री स्कूल एजुकेशन में, या उन्होंने प्री स्कूल के बच्चे पढ़ाए हों, ऐसा कोई व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन किया हो, या कोई जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग जेबीटी या बीटीसी का कोर्स किया हो, अलग अलग नाम है। बीएड की भी कोई टीचर हैं, वो कर सकती हैं आपको गाइड, परंतु तभी अगर उन्होंने या तो 15 दिन का कोई प्री स्कूल एजुकेशन में सेमिनार अटेंड किया हो, या उन्होंने प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाया हो। ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ लोग पहले ग्रेजुएशन किसी और डिसिप्लिन में कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नर्सरी टीचर बनना चाहते हो, पर ग्रेजुएशन के बाद उनका प्री स्कूल एजुकेशन की तरफ झुकाव हुआ हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, पर उन्होंने कम से कम प्री स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग प्राप्त की हो, और कम से कम 1 साल उन्होंने प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाया हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति भी आपका गाइड बन सकता है इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए। और इसके अलावा अगर कोई अन्य ट्रेनिंग है, आपने कोई गाइड ढूंढा जो इन ट्रेनिंग में से नहीं है, कोई और क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हो सकता है हमने सभी क्वालिफिकेशन ना लिखी हो, तो और भी कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है उसकी, परंतु प्री स्कूल एजुकेशन में, और साथ ही साथ अगर उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, तो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। आपके स्टडी सेंटर्स में और रीजनल सेंटर्स में काउंसलिंग सेशन आयोजित होते हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं। अगर आपको खुद गाइड ढूंढने में मुश्किल है तो आप काउंसलर्स के साथ आप स्टडी सेंटर्स जाइए, इंटरेक्शन वहाँ पे रखिए, ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा है, काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करिए, अपनी टाइम टेबल देखते रहिए रीजनल सेंटर पे, और काउंसलर की हेल्प लेकर भी आप गाइड को, वो आपको हेल्प करेंगी गाइड को ढूंढने के लिए। तो अब समझें कि प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है आपको। इसके लिए पहले ये समझें कि अगर जब स्कूल बंद नहीं थे तो क्या करना था, क्योंकि मॉडिफिकेशन इसी के ऊपर आधारित है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको प्री स्कूल के बच्चों के साथ नर्सरी स्कूल में काम करते आप, अगर स्कूल खुले होते, और 30 दिन तक आप काम करते। यह जो काम था आपका, ये 3 चरणों में होता। 5 दिन पहले आप नर्सरी टीचर को ऑब्जर्व करते, और वो कार्य बच्चों के साथ कैसे कर रही है इस पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करते और उसका एनालिसिस लिखते। दूसरे चरण में आप 20 दिन का था आपका, जिसमें आपने 30 एक्टिविटी सेशंस करने थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनुअल के सेक्शन 7 में बताए गए हैं, सबसेक्शन 7.7। और तीसरा चरण था जो 5 दिन में आप एक पूरा करिकुलम बनाते कि बच्चों को पूरे 5 दिन में अगर मुझे पूरा दिन बच्चों को संभालना है तो मैं कैसे कैसे गतिविधियां करनी है, और बच्चों को 5 दिन आप खुद ही मैनेज करते। यह तो प्रोजेक्ट वर्क है जो प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है, जिसको कि मैं कहूंगी बेसिक प्रोजेक्ट वर्क या ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क, या ये वो प्रोजेक्ट वर्क है जो आप स्कूल क्लोजर से पहले करते। अब ये समझना क्यों जरूरी है, जो प्रोजेक्ट मैनुअल को मैं कह रही हूं आपको पढ़ना जरूरी है, वो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन इसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर बेस्ड है। तो अब देखें एक बार फिर से स्क्रीन पे कि क्या मॉडिफिकेशन है। फेज 1, क्योंकि अब स्कूल बंद हैं इसलिए आप स्कूल में तो जा नहीं सकते, इसलिए अब आप टीचर को तो स्कूल में ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो क्या करना है। इसके लिए हमने खुद आपको 2 वीडियोस ढूंढ के दिए हैं, और हमने ये कहा है कि ये वीडियोस आप देखो। ये वीडियोस क्या हैं? ये वीडियोस में जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज एक सेंटर में कंडक्ट कर रही हैं, और हम कह रहे हैं कि आप ये वीडियोस देखो, ऑब्जर्वेशन लिखो, ठीक वैसे ही आप ऑब्जर्वेशन लिखो जैसे कि आप लिखते हैं अगर आप स्कूल में टीचर को ऑब्जर्व कर रहे होते। फर्क यह है कि अब आप टीचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में जो टीचर बच्चों के साथ कर रही है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन लिखने का तरीका तो वही रहेगा जो प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया है, केवल किसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बदल गया। टीचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जो वीडियोस में हमारे दिखाया जा रहा है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको यह वीडियोस देख के उसी तरह ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है, वीडियो में क्या क्या हो रहा है उसका एनालिसिस लिखना है, और अपना
उस एनालिसिस के आधार पे कंक्लूजन बताना है। और जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूं, यह सब किस प्रकार से लिखना और करना है, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट मैनुअल के फेज 1 में हमने आपको गाइडलाइंस और फॉर्मेट बताई हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने पेज नंबर भी बता दिए हैं कि इंग्लिश और हिंदी मैनुअल में वो कौन से पेज नंबर हैं। पर केवल यही पेज नंबर पढ़ के मत रहिएगा। जैसे कि मैं पहले भी कह रही हूं, पहले एक बार समय निकाल के 100 पेज की प्रोजेक्ट मैनुअल है, उसको पहले पूरा पढ़ डालिए। 1-2 दिन लगते हैं पढ़ने में, परंतु आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक हमारा प्रोजेक्ट वर्क क्या है, जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन हमारी आधारित है। सो फेज 1 में जो तो ये वीडियोस आपको देखने हैं, फिर से अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमने वीडियोस को 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने आपको 2 वीडियोस की चॉइस दी है, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। रिपोर्ट आपको एक वीडियो के ऊपर लिखनी है। और ग्रुप बी में हमने फिर से आपको 2 वीडियोस की चॉइस दी है, आप दोनों देखें और फिर रिपोर्ट अपने आप इस वीडियो के ऊपर लिखनी है, उसी फॉर्मेट में जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। फेज 1 में जो हमने प्रोजेक्ट मैनुअल में जो आपको फॉर्मेट बताया है और एग्जाम्पल दिया है, हमने एग्जाम्पल लिख के आपको उन पेजेस में बताया है। उस एग्जाम्पल को कॉपी ना करें, वो एग्जाम्पल इज जस्ट फॉर यू टू नो कि लिखनी कैसे होती है रिपोर्ट। ये नहीं कि अब आप वही रिपोर्ट लिख के हमें दे दें, ऐसा नहीं करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो एकदम पता चल जाता है कि आपका अपना कार्य नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करिएगा। ये जो लिंक्स हैं शायद इस स्लाइड पे आपको पीले दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो कोई घबराए नहीं कि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जब ये क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है ये चल पड़ता है। गाइडलाइंस जो आपकी है वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें भी या पीडीएफ है, वो पीडीएफ में भी अगर आप क्लिक ना कर पाएं तो आप ये एंटर जब करेंगे पूरा का पूरा यूआरएल, तो आपको वो वीडियो जो है वो हासिल हो जाएगा। तो अब ध्यान रखें कि जो आपके 2 वीडियो हैं, एक ग्रुप ए में से करना है, एक ग्रुप बी में से करना है। तो फेज 1 की मॉडिफिकेशन तो इस प्रकार रही कोरोना के समय में कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है और आपका काम हो गया। और ये जो रिपोर्ट है, ये अब आप अपनी गाइड को दिखाएंगे। आप अपनी गाइड से डिस्कस कर सकते हैं वीडियो, बट गाइड से डिस्कस किया हुआ वीडियो और खुद लिखा हुआ वीडियो दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए बेस्ट है कि आप खुद ही उसको लिखें, ना कि गाइड से आप डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद आप उस पर लिखें, क्योंकि फिर उसमें एक पता चल जाता है कि वो व्यक्ति का अपना ओरिजिनल काम नहीं है। तो आपने जो भी किताबें पढ़ी हैं, गाइड आपका चेक करेगा, कोई आपको इशू समझ में नहीं आ रही तो वो ज़रूर बताएंगी, परंतु हूबहू गाइड कह रहे हैं और हूबहू आप लिख रहे हैं, ये काम नहीं करिएगा। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी रिफ्लेक्शन उसमें निकलनी चाहिए। जब आप रिपोर्ट लिख लेंगे तो यस, आपको अपनी गाइड को रिपोर्ट दिखाना है। अब फेज 1 का हमारे पास, आपने जो मैंने अभी आपको पहले स्लाइड दिखाई, 30 वर्किंग डेज में हमारे पास फेज 1 के लिए 5 दिन थे। तो अब 5 दिन का समय है आपके पास ये 2 वीडियोस को देखने का और एनालाइज करने का। अब चलते हैं कि फेज 2 में क्या करना था और वहां क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो फेज 2 में हमें बच्चों के साथ 30 एक्टिविटीज आयोजित करनी थी। उन 30 एक्टिविटीज को आयोजित करने के लिए आपको पहले एक्टिविटी सेशंस को प्लान करना होता है, फिर आपको एक्टिविटी सेशंस वहाँ पे स्कूल में बच्चों के साथ करने थे, और आपने जो जो एक्टिविटी सेशन किया उसकी रिपोर्ट लिखनी थी। तो 3 काम जो फेज 2 में थे, प्लानिंग एन एक्टिविटी सेशन, कंडक्टिंग एन एक्टिविटी सेशन विद चिल्ड्रन एंड राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ दिस कंडक्टेड एक्टिविटी सेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या है ये समझें। प्लानिंग जो करनी है सेशन की और जो रिपोर्ट लिखनी है, यह तो वैसे ही रहेगी जैसे स्कूल जब खुले थे वैसे ही रहेगी, तो प्रोजेक्ट मैनुअल के आधार पे। क्योंकि प्लानिंग जो हमें करनी है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल खुले हों या बंद, वो तो हमें अपने आप ही करनी है प्लानिंग। कि अगर मुझे बच्चों को कहानी सुनानी है तो मैं कैसे सुनाऊंगी कहानी, किस प्रकार से मेरे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है, तो इससे स्कूल बंद या खुले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लानिंग का पार्ट जो है वो बिल्कुल वही रहेगा जैसे कि मान लो स्कूल खुले ही हैं। फर्क आएगा कंडक्टिंग के पार्ट में। तो वही समझते हैं क्या फर्क आएगा, क्योंकि इस समय आपके पास स्कूल नहीं है और आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो पहले समझ लें, प्लानिंग जो है आपको 30 एक्टिविटी सेशंस बनाने हैं, 3 एक्टिविटी सेशंस प्लान करने हैं। क्या वो सेशंस हैं, ये सेक्शन 7 प्रोजेक्ट मैनुअल के सेक्शन 7 सब सेक्शन 7.1, 7.2 और 7.7 में लिखे हुए हैं। ये हमने पूरे पेज नंबर भी आपको यहाँ पे बताए हैं।
जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। पहले 10 दिन एक एक्टिविटी करनी है और अगले 10 दिन 2 एक्टिविटी करनी है हर रोज। तो यानी कुल मिला के आपकी 30 एक्टिविटी सेशंस यहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो प्लानिंग हुई आपको, और आपको जब आप प्लान लिखेंगे तो एक्टिविटी प्लान को लिखने का जो फॉर्मेट है वो भी प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया है। ब्रीफ में मैं यहां बता रही हूं, आपको लिखना है व्हाट इज द गोल ऑफ दिस एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी से बच्चों का क्या विकास होगा, और अक्सर एक एक्टिविटी से एक से ज्यादा क्षेत्र में विकास होता है। तो यू हैव टू राइट व्हाट इज द गोल ऑफ द एक्टिविटी, व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए, और इस एक्टिविटी का कंटेंट क्या है, यानी मैं करना क्या है, मैं क्या करूंगी, मैं बच्चों को समूह में बांटूंगी, मैं बच्चों को एक साथ ग्रुप में रखूंगी, मैं पहले बच्चों से कुछ पूछूंगी, या मैं पहले ही बच्चों को कुछ दिखाऊंगी। यह सब विस्तार जो है इसको कहते हैं कंटेंट ऑफ एक्टिविटी। वंस अगेन हमने आपको बताए हैं पेज नंबर्स ऑफ बोथ द इंग्लिश एंड हिंदी मैनुअल, जहां पे हमने एक्टिविटी प्लान को लिखना कैसे है इसका हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। और ध्यान रहे हमने अपने प्रोजेक्ट मैनुअल में 2 प्रकार के एक्टिविटी प्लान बताए हैं, एक अच्छा एक्टिविटी प्लान और एक जो इतना अच्छा एक्टिविटी प्लान नहीं है। कई बार जब स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो हमारा खराब वाला ही एक्टिविटी प्लान लिख के दे देते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, तो उससे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इग्नू में इवैल्यूएटर्स जो हैं बहुत ध्यान से आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखते हैं, बहुत इत्मीनान से उनको यह जानने की एक इच्छा रहती है कि स्टूडेंट ने वाकई ही अपने आप अपना काम किया है कि नहीं। सो इसलिए आपकी फाइल से लगातार ये प्रमाणित होता रहे कि हाँ काम आपने अपना स्वयं किया है। तो ये जब आप इस प्रकार से एक्टिविटी प्लान लिखेंगे, प्लान हमें इस प्रकार लिखना है जैसे कि मानो हम प्री स्कूल में ही सभी बच्चों के साथ काम करेंगे। तो अक्सर प्री स्कूल में अगर आप होते आपके पास 20 से 25 से 30 बच्चों का समूह होता, तो अब जब आप क्रिया की योजना बना रहे हैं, मान लो आप कोई बाहरी खेल की योजना बना रहे हैं या भीतरी खेल की योजना बना रहे हैं, तो उसमें यह प्लान इस तरह से लिखिए कि अगर आपके पास 30 बच्चों का समूह है तो आप कैसे करेंगे मैनेज, क्या मटेरियल चाहिए होगा, या आप उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटेंगे या कैसे करेंगे। तो प्लानिंग ऐसा सोच करके करिए कि आपको प्री स्कूल में ही अपना ये काम जो है एग्जीक्यूट करना है। साथ ही फिर आप जो उस एक्टिविटी के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए वो आपको निर्मित करना होगा, घर में बनाना होगा। पपेट हो सकते हैं, किसी और प्रकार की कोई पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी के लिए पिक्चर हो सकती है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। और हर एक्टिविटी प्लान और टीचिंग लर्निंग मटेरियल गाइड को दिखाना है और गाइड से अप्रूव कराना है। चाहे तो आप गाइड को ईमेल पे भेजें, चाहे व्हाट्सएप पे भेजें, परंतु आजकल स्थिति थोड़ी खुल भी गई है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कई ऑफिस भी खुल चुके हैं, तो आप अपने गाइड को फिजिकली जाके भी मिल सकते हैं। और जब आप फिजिकली जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि गाइड आपके एक्टिविटी प्लान पे अपना सिग्नेचर डाल दे और उस पर कुछ ब्रीफ जो भी टिप्पणी उनको लिखनी है कि ये मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती हूँ या ये बात ठीक नहीं है, इसको ऐसे बदल के कंडक्ट करिएगा, वो लिख दें। पर हमने यहाँ इफ़ पॉसिबल वर्ड डाला है, अगर आप दोबारा देखें स्क्रीन पे, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कोविड सिचुएशन में हो सकता है आपको गाइड से मिलने में थोड़ी कठिनाई हो, पर अगर मिलते हैं और गाइड का साइन और कमेंट्स रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप 2 था आपको कंडक्ट करने हैं एक्टिविटी सेशन। अब स्कूल बंद है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए मॉडिफिकेशन करी है। हमने कहा है कि आप 3 काम, या रादर हमने यहाँ पे 2 की तरह लिखा है तो 2 ही बोलती हूँ, 2 काम कर सकते हैं। या तो अपने घर में या घर के आसपास पड़ोस में कोई बच्चा ढूंढें जो 3 से 6 वर्ष का हो, और आपने जो भी एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं ये बच्चे के साथ करें एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द चाइल्ड एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। ये नहीं कि अब आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं तो चलो बच्चे को लिया और उसके साथ एक ही दिन में 5 एक्टिविटीज़ कर डाली और किया, काम ख़त्म करें, ऐसे नहीं करना है। हमारा प्रोजेक्ट वर्क 30 दिन का है, 30 दिन का काम ही आपके प्रोजेक्ट फाइल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और ये केवल डेट लिखने की बात नहीं है। जब आप इत्मीनान से हर रोज़ की एक एक्टिविटी करेंगे तो वो एक्टिविटी आपके प्लानिंग में दिखेगा कि आपने समय दिया है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग में दिखेगा। जब आप जल्दबाजी में कोई कंडक्ट और जल्दबाजी में इकट्ठे कई प्लान लिखेंगे और एक ही दिन में 3-4 एक्टिविटी बच्चे के साथ करके 3-4 रिपोर्ट एक साथ लिखेंगे तो उन रिपोर्टों में उतनी गहराई आएगी नहीं। तो ये ज़रूर है कि
आप इसको कर सकते हैं आप जल्दी, परंतु हमारा आपको यही सुझाव है कि जैसे हमने प्रोजेक्ट मैनुअल में आपको कहा है, पहले 10 दिन फेज 2 में एक एक्टिविटी करिए, एक एक्टिविटी का प्लान बनाइए, करिए, उसकी रिपोर्ट लिखिए, अगली एक्टिविटी का प्लान बनाइए, करिए, रिपोर्ट लिखिए। वैसे भी आपको हर प्लान जो है गाइड को पहले दिखाना है। आप 2-3 प्लान एक साथ बना लीजिए, 2-3 प्लान एक साथ गाइड को दिखा दीजिए, पर ये नहीं कि 30 प्लान बना लिए और फिर 30 प्लान लेके गाइड के पास गए, उसने एक चीज में बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो आपके 30 के 30 प्लान वहां पे आपके दोबारा आपको करने पड़ जाएंगे। इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए, परंतु उसको करिए सही काम। अब हो सकता है आपके ना परिवार में कोई छोटा बच्चा हो ना आस पड़ोस में, तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप मॉक सेशंस करिए। मॉक सेशंस या सिमुलेटेड सेशंस आप सभी लोग समझते होंगे। मॉक सेशंस या सिमुलेटेड सेशंस का मतलब है कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे सामने बच्चे बैठे हैं नहीं, पर हम एक प्रिटेंड सेशंस कर रहे हैं। वो ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे कि आप बच्चे बैठे ही हो सामने। आपके पूरे हाव भाव, बात करने का तरीका या प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मान लो बच्चे बैठे हैं। अगर आपको मुश्किल होती है तो आप अपने परिवार के कुछ 1-2 बड़े लोगों को बिठा सकते हैं अपने सामने, और जब आप प्रश्न पूछें तो उनसे कह सकते हैं कि आप उत्तर दो, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। कई बार जब सामने से उत्तर नहीं आता तो सेशन को कंडक्ट करने का फ्लो नहीं बनता है, तो आप अपने घर के बड़े लोग, बड़ी बेटी हैं, बड़े भाई हैं, कोई भी हैं, उनसे कहें कि मेरे साथ बैठें और जैसे जैसे मैं एक्टिविटी करती हूँ आप रेलेवेंट रिस्पॉन्स दें, ताकि आपको एक रिस्पॉन्स आए और आप अपना मॉक सेशन जो है वो अच्छी तरह कंडक्ट कर सकें। तो इस प्रकार से आप 30 के 30 मॉक सेशंस कंडक्ट करेंगे। और यह करते हुए, चाहे आप बच्चे के साथ कर रहे हैं, चाहे आप मॉक सेशन कर रहे हैं, आपको एक दूसरा एडल्ट अपने पास रखना होगा जो आपका आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लगभग 3 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको यह रिकॉर्डिंग अपने गाइड को दिखानी है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ेंगे और आप प्रोजेक्ट वर्क का मार्किंग स्कीम समझेंगे तो आप समझेंगे कि फेज 2 में आपके 3 चीजों के नंबर हैं, एक्टिविटी प्लान के 10 नंबर से, एक्टिविटी करने के 10 नंबर से, और एक्टिविटी की रिपोर्ट लिखने के 10 नंबर से। अब अगर आप स्कूल में होते तो आप सहज ही वहां पे बच्चों के साथ एक्टिविटी करते, आपकी गाइड भी वहां पे होती, वो आपको देखती और सब कुछ एक बड़े इजी तरीके में वहीं पे कंडक्ट होता, नंबर मिल जाते और हम आगे बढ़ते। अब यहाँ वो नहीं है, पर हमें स्किल्स तो फिर भी डेवलप करनी है ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज। सो इसलिए आप जब घर पे बच्चे के साथ कर रहे हैं, आपको प्रूफ दिखाना है अपनी गाइड को कि मैंने एक्टिविटी करी। तो आपको अपना जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका 3 से 5 मिनट का वीडियो बनाना है। उस वीडियो को आप सेंड करेंगे अपने गाइड को, वंस अगेन आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप या फिजिकली जाके। गाइड वो आपका वीडियो देखेंगी, उसके ऊपर आपको 10 में से नंबर देंगी, तब आपका वहां पे 10 का नंबर जो है कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज के लिए पूरा होगा। तो ये बहुत अनिवार्य है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप बच्चे का वीडियो लें, अगर आपकी परिवार का अपना बच्चा है तो ठीक है, परंतु अगर किसी और के परिवार का बच्चा है तो आपको उसके माता पिता से कंसेंट लेना होगा कि मैं आपके बच्चे का वीडियो बनाऊंगी। अब इसमें भी देखिए, आपको जो वीडियो बनाएंगे तो फोकस बच्चे पे नहीं करना है। गाइड को तो आपने ये दिखाना है कि आप कैसे काम करते हैं, तो चेहरा आपका ही ज्यादा रहना चाहिए और एथिकल कंसर्न्स के कारण बच्चे की केवल पीठ ही नजर में आए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने वीडियो बनाना है। स्टेप 3 में आपको रिपोर्ट लिखनी है सेशन की, जो आपने बच्चे के साथ किया। तो जो बच्चे ने अनुक्रिया दिखाई, उसको आपकी एक्टिविटी कैसी लगी, आपने कैसे आयोजित करी, क्या एक्टिविटी करते हुए बच्चे का इंटरेस्ट बना रहा, एक्टिविटी क्या आपको उसकी उम्र के अनुरूप लगी, वॉज इट अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड्स एज। ये सारे पॉइंट्स रिपोर्ट में क्या लिखने हैं, यह वंस अगेन हमने प्रोजेक्ट मैनुअल में बताए हैं, और ये उसका पेज नंबर्स है जो हम बता रहे हैं। और इन पेज नंबर्स के आप जब देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मुझे रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है। और अगर आपने मॉक सेशंस किए हैं तो यस, कोई रिपोर्ट नहीं होगी। मॉक सेशंस अगर आपने करे हैं तो केवल आपके एक्टिविटी प्लान्स होंगे और आपके एक्टिविटी के जो आपने कंडक्ट करी है वो वीडियो होंगे। रिपोर्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास तो कोई बच्चा ही नहीं था जिसके साथ आप मिलके उसकी कोई रिपोर्ट बनाते। तो यहाँ पे हमने आपको अभी तक फेज 2 तक के मॉडिफिकेशंस बताए।